हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लास लर्न विद शिल्पा। ओके, आज का टॉपिक हमारा टीचर एग्जाम से रिलेटेड ही है, क्योंकि बेटा टीचर के एग्जाम्स आ रहे हैं और आई नो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। तो उसको इजी करने के लिए जो भी बच्चे पीजीटी इकोनॉमिक की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे साथ बने रहे। जितने भी मेरी क्लास आ रही है एमसीक्यू क्वेश्चन पे, सारे प्रीवियस ईयर रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो पीजीटी एग्जाम इकोनॉमिक्स, ये आप चाहे AWES की पीजीटी इकोनॉमी की तैयारी कर रहे हो या DSSB की तैयारी कर रहे हो, हर चीज में आपकी हेल्प करने वाली है। बस एक चीज के लिए ही नहीं, मल्टीपल यूजेस है। बी विद मी, क्लास को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ताकि बाकी बच्चे ही पढ़ सके इसको, और चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। फर्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो इकोनॉमिक्स मेनली स्टडीज। तो जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक है वो किस चीज की स्टडी करती है? देखो बेटा, इंडिविजुअल यूनिट सच एज फर्म और हाउस होल्ड। जो एक यूनिट है, एक चीज की वो स्टडी कर रही है, किसकी? या तो एक फर्म हो या एक हाउस होल्ड हो, कुछ भी हो, एक यूनिट हो उसकी, उसके बारे में बताती है माइक्रो। माइक्रो शॉर्ट है, मैक्रो बड़ा है, माइक्रो मैक्रो दोनों आएगा इसमें। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलते हैं हमें? प्राइस फॉल क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज, कि अगर प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी और प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी। सबको पता है। ऐसे हम एक डिमांड अब कर्व में भी देख सकते हैं। ये हमारा डिमांड कर्व है जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, यहाँ प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी। अगर हमारा ये हमने माना है प्राइस और ये माना है क्वांटिटी, अगर प्राइस हमारा बढ़ गया इतना तो डिमांड क्या होगी? देखो बेटा, ऑटोमेटिकली कम हो गई ना। और अगर प्राइस हमारा कम हो गया, डिमांड क्या होगी? हमारी बढ़ गई। हम बढ़ते आ रहे हैं, तो अब एज प्राइस फॉल क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज, ये हमको बताता है लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट द डिमांड कर्व। कौन सी चीजें डिमांड कर्व को शिफ्ट करती है? तो हमको पता है ना, डिमांड कर्व सिर्फ कम ज्यादा में नहीं, डिमांड का बेटा शिफ्ट भी होता है, राइट वर्ड शिफ्ट, ठीक है ना, और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, इसे शिफ्ट बोलते हैं। तो शिफ्ट किस किस वजह से होती है? अ डिक्रीज इन इनकम, या तो इनकम गिर जाए, और नॉर्मल गुड, कोई नॉर्मल गुड्स के लिए हमारी इनकम वगैरह गिर जाए या बढ़ जाए, उन दोनों केस में क्या होता है? उन दोनों केस में हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, सॉरी, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, द आंसर इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इसमें क्या रहता है? हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है, डिपेंड करता है लोगों पे। ठीक है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बेटा, ये वाला आंसर नहीं है हमारा। इंक्रीज इन पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन में बहुत कुछ डिपेंड करता है हमारी। आंसर ठीक है, सब भी ध्यान नहीं जा रहा है, सॉरी फॉर दिस रॉन्ग आंसर। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन अगर बढ़ती है घटती है, उसकी वजह से हमारे क्या होता है? डिमांड का शिफ्ट हो जाता है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर, जो प्राइस इलास्टिसिटी है डिमांड, वो क्या मेजर करती है? द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू प्राइस चेंज, की डिमांड क्या किस में डिपेंड करती है? प्राइस चेंज में। तो इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस मतलब प्राइस का चेंज मेजर करता है कि डिमांड में क्या चेंज आ रहा है। ओके, नेक्स्ट, इफ अ गुड हैज परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब जो गुड है हमारा वो परफेक्टली इनइलास्टिक है डिमांड का, इट्स इलास्टिसिटी क्या होगी? जीरो। तो बेटा मतलब कि कौन से गुड होते हैं? इनइलास्टिक वाले, मतलब बिल्कुल भी लोच नहीं है, बिल्कुल भी उसको कोई बदलाव नहीं है, मतलब कि नीडेड गुड्स, जरूरी गुड्स जो हमें लेने ही लेने हैं, उनकी चाहे उनके प्राइस बढ़े या कम हो, हम जितना चीज वो कंज्यूम करते थे उतना ही कंज्यूम करेंगे। कोई ऐसे ही मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया सोल्ट का, सोल्ट का प्राइस बढ़े या कम हो, हम जितना नमक डालते हैं सब्जी में, 1 चम्मच या 1.5 चम्मच उतना ही डालेंगे। उसके कम हो जाने से हम उसको 3 चम्मच नहीं कर देंगे, या ज्यादा हो जाने से उसे 8 चम्मच नहीं कर देंगे, क्योंकि हमें टेस्ट चाहिए, सोल्ट टेस्ट के लिए। नेक्स्ट,
टोटल रिवेन्यू इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन, जो हमारी टोटल रिवेन्यू इनकम है वो मैक्सिमाइज कब होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या इक्वल टू 1 है, तो क्या होती है हमारी टोटल रिवेन्यू मैक्सिमाइज हो जाती है। अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कोस्ड बाय, तो किसकी वजह से मूवमेंट होता है, अ चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड, गुड के प्राइस होने की वजह से मूवमेंट होता है हमारा प्राइस और डिमांड में, ठीक है। नेक्स्ट मार्जिन यूटिलिटी क्या है, तो द एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट, एक और यूनिट सेटिस्फेक्शन के लिए लेना, उसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। द लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट, जो लो है हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो क्या बताता है, ईच एडिशनल यूनिट कंज्यूम्ड गिव लेस सेटिस्फेक्शन, कि हर एक जो हम कंज्यूम कर रहे हैं यूनिट, वो क्या बता रही है हमें, गिव्स लेस, की हमें कम सेटिस्फेक्शन दे रही है। ये इसका कानून है। जो देखो बेटा, इसका मतलब इसका एग्जाम्पल दे सकती हूँ मैं आपको एक, जैसे कि आप यहाँ पे कम से कम 20 रसगुल्ले रखे, ठीक है, और आपको बहुत भूख लग रही है और आपको रसगुल्ले की क्रेविंग हो रही थी, तो बेटा स्टार्टिंग में तो बहुत मन करेगा, आप एक खाओगे, मजे से 2 खाओगे, चलो 3 भी खा लो, धीरे धीरे क्या होगा, जैसे आप खाते रहोगे, अब आपका मन भर रहा है, पेट भी भर रहा होगा और मन भी भर रहा, तो अब जो आपने फर्स्ट खाया था उस टाइम पे जो आपकी यूटिलिटी थी वो 4th या 5th के लिए नहीं होगी, वो क्या होती रहेगी, गिव लेस, अब धीरे सेटिस्फेक्शन आपकी कम होती रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड बिकॉज, जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड क्यों करता है हमारा इस तरीके से, तो फर्म वांट्स टू सप्लाई मोर एट हायर प्राइस, जितना प्राइस हाई होगा उस पे सप्लाई करने में एक दुकानदार को मजा आएगा ना, क्योंकि जितना प्राइस ज्यादा होगा तो उसके लिए भी उतना ही मार्जिन से उसके पास प्रॉफिट बचेगा, इसलिए। If both demand and supply increase simultaneously the equilibrium, अगर डिमांड भी बढ़ रही है और सप्लाई भी बढ़ रही है तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, क्वांटिटी विल डेफिनेटली इंक्रीज, तो डिमांड बढ़ रही है ना, तो सप्लाई वाले क्या करेंगे, सप्लायर क्या करेंगे, क्वांटिटी बढ़ाएंगे, ताकि जो लोग डिमांड कर रहे हैं उन तक हम सामान पहुंचा सके, तो क्वांटिटी विल डेफिनेटली इंक्रीज। द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन का क्या मतलब है, द कॉस्ट ऑफ वन गुड इन टर्म ऑफ अनदर, कि एक कॉस्ट, एक गुड का कॉस्ट किसी दूसरे गुड के मुकाबले, ठीक है, जैसे कि एक दुकानदार टी बेच रहा है, एक दुकानदार कॉफी बेच रहा है, ठीक है, टी का प्राइस अभी तक था 10 रुपए, कॉफी का था 12 रुपए, ठीक है, अब टी अचानक से रेस कर गई 14 रुपए पे, बट कॉफी स्टिल 12 है, तो जो भी डिमांड टी की करते थे अब वो 2 रुपए बढ़ गए, 2 रुपए बचाने के लिए कहाँ चले, कॉफी के पास चले गए, तो ये इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, ठीक है, तो जितने भी सेल्स थे वो इसके पास चले गए, तो एक गुड के टर्म में दूसरे गुड का इंक्रीज कर जाना। इनडिफरेंस कर्व क्या होते हैं, पॉइंट वेयर द कंज्यूमर इज इक्वली सेटिस्फाइड, ऐसा पॉइंट जहां पे जो कंज्यूमर है हमारा उपभोक्ता है वो सेटिस्फाइड है। परफेक्ट कंपटीशन किसे कहते हैं, ऑल फर्म प्रोड्यूस आइडेंटिकल प्रोडक्ट, देखो बेटा कंपटीशन कहाँ होगा, यहाँ पे सेम तरह की चीजें होंगी, जैसे कि हम कोई मार्केट गए, यहाँ कपड़ों की मार्केट है, तो वहां पे क्या होगा, कंपटीशन होगा ना, हर कोई आपको इस चांद चौक में जाते हैं, अगर दिल्ली के बंदे हो आप, तो वहां पे सब बोलते हैं मेरी दुकान पे आओ, मेरी दुकान पे आओ, क्योंकि वहां पे सेम चीज की दुकान है, कपड़े हैं तो वहां पे कपड़ों की जगह है, नहीं मसाले हैं तो मसालों की है, तो वहां पे क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है। तो कहाँ पे होता है परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ पे सिमिलर चीजें मिल रही हो हर एक दुकान पे, तो वहां पे हर एक दुकानदार आपको अपनी तरफ बुलाता है कि हमसे सामान लो। इन द शॉर्ट रन वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज, शॉर्ट रन में वन फैक्टर क्या है प्रोडक्शन का, फिक्स्ड, छोटा बिजनेस है, ज्यादा बड़ा नहीं है, वो फिक्स्ड रखते हैं, चीजों को बदलते नहीं है। अ मोनोपोलिक डिमांड कर्व इज,
जो मोनोपोलिस्ट होते हैं काम हमारे, उसका डिमांड कब कैसा होता है, द मार्केट डिमांड कब, जो भी मार्केट डिमांड कब होता है हमारा नॉर्मल वही होता है, अलग कर्व नहीं है इसके लिए। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू, मतलब अलग अलग प्राइस क्या रेफर करता है, चार्जिंग डिफरेंट प्राइस बेस्ड ऑन कस्टमर सेगमेंट। कोई कोई दुकानदार ऐसे भी होते हैं कि कस्टमर को देख के भी प्राइस प्राइस को डिसाइड करते हैं, क्योंकि ऐसा कब होता है जिसमें एमआरपी रेट ना लिखा हो, कोई कपड़ों की दुकान हो नॉर्मल, हाई फाई ना हो, यहाँ पे टैग ना लगा हो जिन कपड़ों पे, तो हम बोल सकते हैं कस्टमर को देख के कि ये अच्छा घर का लग रहा है, इसको इतना बोल देते हैं, नहीं ये मिडिल क्लास लग रहा है इसको इतना बोल देते हैं, उसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। मतलब कौन सा कस्टमर फंस सकता है, डिपेंड उस पर है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर, जो हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी इसकी डिमांड क्या मेजर करती है, द इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑफ वन गुड ऑन द डिमांड फॉर अनदर, की वही बात है कि एक गुड की डिमांड दूसरे की डिमांड पे कैसे फर्क डालती है, कि अगर वैसे मैंने टी और कॉफी एग्जाम्पल देती है आपको हर बार में, कि वही अगर टी का प्राइस घटेगा और कॉफी का कम होएगा तो हम कॉफी पियेंगे अपने पैसे बचाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अ गिवन गुड वायलेट विच लॉ ऑफ डिमांड, गिवन गुड किस तरह की लॉ ऑफ डिमांड की बात करता है, लॉ ऑफ डिमांड मीन्स वही जो हमारा डिमांड है कि प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। द शेप ऑफ द एवरेज कॉस्ट कर्व इज, शेप क्या होती है एवरेज कॉस्ट कर्व की, मतलब एसी की शेप क्या होती है, दिस इज द शेप ऑफ द एसी, ठीक है, तो यू शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे आगे मैक्रो पे, अभी तक हमने माइक्रो इकोनॉमिक किया, नाउ दी मैक्रो इकोनॉमिक। द इंटायर इकोनॉमी एज अ होल, कि ये पूरी की पूरी इकोनॉमी, माइक्रो छोटा है हमारा, छोटे मोटे चीजों को ले रहा है वो, बट मैक्रो इकोनॉमिक होल सारा। जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेजर क्या मेजर करता है, द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड, जितने फाइनल गुड्स उनका टोटल मार्केट वैल्यू क्या है, एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री, पूरी कंट्री में अपने कितना सर्विस प्रोड्यूस करा इसका। द बिजनेस साइकिल इंक्लूड्स फेज सच एज, बिजनेस साइकिल किस तरह के फेज को इंक्लूड करता है, रिसेशन मतलब मुद्रास्फीति हो गई, रिकवरी कैसे रिकवरी कर रही है, कैसे पीक तक पहुंच गया और लो, ठीक है ना, तो इस तरह की चीजों को वो फेस करता है। इन्फ्लेशन रेफर्स टू, इन्फ्लेशन कब होता है, अ राइज इन द जनरल प्राइस लेवल। मुद्रास्फीति कब होती है, जब जो चीज का प्राइस था वो बढ़ गया, इसकी बीच में बहुत हल्ला हुआ था टमाटो को लेके कि जो टमाटर का प्राइस है वो अचानक से बढ़ गया था हमारे, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें आई थी, तो उन टमाटर का यूज करना कम कर दिया था कि कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था वो। तो राइज इन जनरल प्राइस लेवल की जो जनरल चीजें होती है उन चीजों का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाना इन्फ्लेशन कहलाता है। ऐसा इन्फ्लेशन के टाइम पे होता है जब शॉर्टेज हो जाए, टमाटर की शॉर्टेज हो गई थी तो गवर्नमेंट करती है अब लोग ताकि कम खाएं इसलिए प्राइस भी बढ़ा दिए कि इस वजह से लोग कम खाएंगे। डिफ्लेशन क्या होता है, अ डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, अब उसी का उल्टा डिफ्लेशन हो गया हमारा कि कम हो गए प्राइस, मतलब इस चीज का मतलब कि जो उसकी प्रोडक्शन है ज्यादा हो गई, टमाटर सपोज करो बहुत ज्यादा हो गए, खत्म ही नहीं होने पे आ रहे हैं, तो प्राइस कम कर दिया गवर्नमेंट ने ताकि बिक जाए जल्दी जल्दी, खराब हो जाएंगे। फिजिकल पॉलिसी रेफर्स टू, फिजिकल पॉलिसी क्या बताती है हमें, गवर्नमेंट यूज ऑफ स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी, कि जो गवर्नमेंट कैसे यूज कर रही है पैसों को टैक्स देने में, या किस तरीके पे कहाँ कहाँ पे खर्च कर रही है, पढ़ाई पे खर्च कर रही है या फ्लाईओवर बनाने में खर्च कर रही है, इस तरह के यूज को फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है बेटा, मॉनेटरी पॉलिसी इज मेनली कंट्रोल्ड बाय, कौन कंट्रोल करता है, सीबीआई, मतलब आरबीआई हमारा, सीबीआई आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको हम बैंक को बैंक भी कहते हैं और सेंट्रल बैंक भी कहते हैं, ओके। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेजर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो बेरोजगारी की रेट है वो कैसे मेजर करते हैं हम, द परसेंटेज ऑफ पीपल एक्टिवली लुकिंग फॉर वर्क बट अनएबल टू फाइंड, मतलब ऐसे लोग जो जॉब करना तो चाहते हैं बट उनको जॉब मिल नहीं पा रही, उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट रेट में मेजर करते हैं। एग्रीगेट डिमांड कंसिस्ट, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, कंजप्शंस
इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट, कि उनका कंजप्शन, उनका इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड किया और उनके नेट एक्सपोर्ट्स कितने हुए, मतलब कितना माल दूसरी कंट्री में गया, तो ये एग्रीगेट डिमांड में आता है। द मल्टीप्लायर इफेक्ट मीन्स, मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होते हैं? इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग लीड्स टू अ लार्ज ओवरऑल इंक्रीज इन जीडीपी, कि गवर्नमेंट स्पेंड इंक्रीज कर रही है अपना, जितना भी खर्चा कर रही है हमारे पर, सो इंक्रीज कर रही है, इसलिए टू लार्ज, हमारा जीडीपी को बढ़ाने के लिए, देश की ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए। क्राउडिंग आउट अकर व्हेन, क्राउडिंग आउट अगर व्हेन कब होता है? गवर्नमेंट बोरोइंग रिड्यूस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कि जो गवर्नमेंट की बोरोइंग है, धार है, वो रिड्यूस हो गया है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। द फिलिप्स कर्व शोज द, बेटा फिलिप्स कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक पॉलिटी एग्जाम से, स्पेशली जो भी एग्जाम हमारे आ रहे हैं उन सब में, ठीक है। तो फिलिप्स कर्व को ढंग से पढ़ के जाना। द फिलिप्स कर्व शो द रिलेशनशिप बिटवीन, तो किसके बीच का रिलेशन बताता है ये? इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, मुद्रास्फीति जो है हमारी, बेरोजगारी है, उन दोनों के बीच का रिलेशन बताता है फिलिप्स कर्व। द करंट अकाउंट इंक्लूड, करंट अकाउंट में क्या क्या इंक्लूड है? ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम एंड ट्रांसफर्स, तो जितना भी हमारा ट्रेड बिजनेस है, गुड्स सर्विस को लेके, इनकम एंड ट्रांसफर को लेके, वो हमें करंट अकाउंट बताता है। करंट अकाउंट क्या होते हैं बेटा? करंट अकाउंट में बिजनेसमैन के होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं, और जिसमें हम मोर देन जो हमारे बैंक में प्राइस होता है हम निकाल सकते हैं, बाद में वो एज ए लोन बन जाता है जिसको हमें पे करना होता है, ठीक है ना। तो ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विस, इनकम एंड ट्रांसफर, तो जितना भी ट्रेड के हिसाब से चलता है ना, वो हमारे करंट अकाउंट में चलता है। सेविंग अकाउंट आम लोगों का होता है। अब बजट डेफिसिट अकर व्हेन, तो बजट डेफिसिट कब बनता है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सीड्स इट रेवेन्यू। देखो डेफिसिट मतलब कि चीजों की कमी होना, मतलब बजट में दिक्कतें कब आती हैं? जब गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड कर रहा है और कम उसकी इनकम हो रही है, मतलब ज्यादा पैसे है नहीं, उससे ज्यादा उन्होंने खर्च कर दिए, उसे बजट डेफिसिट कहते हैं। द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर, लॉन्ग रन में कैसा होता है एग्रीगेट सप्लाई? वर्टिकल। डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय, डिमांड पुल इन्फ्लेशन किस वजह से होता है? एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई, कि सप्लाई के मुकाबले डिमांड ज्यादा करना डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। कोस्ट पुश इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय, कोस्ट पुश इन्फ्लेशन किसके वजह से, किस कारण से होता है? राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन की कॉस्ट को बढ़ा दिया तो उसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज ड्यू टू, किस वजह से होती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? मिसमैच बिटवीन स्किल्स एंड जॉब, कि हमारी स्किल्स अलग है, हम जॉब कुछ और कर रहे हैं, तो उसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा है बच्चे का जॉब करने में या फिर उस पर्टिकुलर पर्सन का जॉब करने में, उसकी वजह से भी वो जॉब करना छोड़ देते हैं बीच में। द बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी इंक्लूड, किसमें क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आता है? ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रही है हमारी कंट्री के बीच में और हमारी वर्ल्ड के साथ में, जितने भी हमारी ट्रांजैक्शन पैसों की हो रही है उसे हम बीओपी कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। सो दीज आर दी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है हमारे आने वाले पीजीटी इकोनॉमिक एग्जाम के लिए। इसको पढ़ेंगे तो एग्जाम में जरूर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए क्लास को ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।